अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है आपके? सब के खैर खैरियत से हैं? अच्छा जी, आज जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है कि यूके में पहला हफ़्ता। पहला हफ़्ता सबका बड़ा हेक्टिक गुज़रता है क्योंकि बहुत ज़्यादा काम करने होते हैं। डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट करनी होती है, यूनिवर्सिटी अकोमोडेशन ब्ला, ब्ला, ब्ला। तो हम लोग एक-एक पॉइंट पे डिस्कस करेंगे, टू द पॉइंट रह के डिस्कस करेंगे। सबसे पहला काम जब आप एयरपोर्ट पे लैंड करते हो ना, तो सबसे बड़ा मसला आता है कम्युनिकेशन का कि आपको अगर कोई दोस्त, भाई, यार आपका लेने आ रहा है तो उससे राब्ता कैसे करना है। दूसरा मसला आता है कि अगर आपको कोई भाई वगैरह तो एयरपोर्ट पे नहीं लेने आ रहा है लेकिन आपने खुद अपनी अकोमोडेशन पे जाना है, तो आपने बस कैसे बुक करनी है, आपको रूट का नहीं पता, आपने ट्रेन की टिकट्स कैसे बुक करनी है या आपने मैप कैसे देखना है, तो वो एक मसला है। इसके 2-3 हल हो सकते हैं। एक हल तो ये है, मैं कंपनी का लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, उसका नाम है जिफ जैफ। अगर आपका कोई दोस्त पाकिस्तान के अलावा, क्योंकि पाकिस्तान में वो सिम डिलीवर नहीं करते, सऊदीया, कतर, ओमान, दुबई में आपका कोई दोस्त यार बैठा हुआ है, तो आप उसका एड्रेस दे के वो सिम वहाँ पर मँगवा लें और फिर वहाँ से आपको वो पाकिस्तान मँगवानी पड़ेगी। तो जैसे जब आपकी पाकिस्तान से फ़्लाइट हो, उससे भी 2-3 घंटे पहले उसको एक्टिवेट कर लें, वो भी ऑनलाइन एक्टिवेट हो जाती है। उसके अंदर कोई 5-10 पाउंड वाला पैकेज कर लें, तो ताकि जब आप यूके हैं तो आपको कोई इंटरनेट का मसला ना हो। कॉल्स जो हैं यूके की सारी कंपनी ऑपरेटर्स फ्री ऑफ़र करते हैं। कुछ लिमिटेड प्रीमियम नंबर्स होते हैं जिस पे आप कॉल नहीं कर सकते। उसके लिए आपको जैसे पाकिस्तान में पैसे लगते हैं उस तरह पैसे लगते हैं, बाकी सब पे फ्री होता है। इसके लिए आपको इंटरनेट का बंडल बाय करना पड़ता है। दूसरी चीज़ ये हो सकती है कि आप जैसे एयरपोर्ट पे उतरें तो एयरपोर्ट से सिम बाय कर लें। मैं आपको ये रिकमेंड नहीं करूँगा क्योंकि आपने पहले 2-3 महीने बजट बहुत लिमिटेड सोच समझ के चलना पड़ता है, तो वो आपको महँगी मिलेगी। जो नॉर्मली सिटी से आपको सिम कार्ड जो है वो एक्चुअली फ्री मिलता है, लेकिन आपको बंडल के पैसे देने पड़ते हैं, लेकिन वहाँ पर आपको डबल पैसे देने पड़ते हैं कि होपफुली जो आपको बाइट से बंडल 10 पाउंड का मिलेगा, वहाँ से आपको हो सकता है 25 पाउंड का, 30 पाउंड तक का वो आपको बंडल मिलता है। तो मैं आपको ये रिकमेंड नहीं करूँगा। तीसरी चीज़ ये होती है कि जब आप अपने पाकिस्तान से आने लगे हैं, तो जो भी आप नेटवर्क पाकिस्तान में, इंडिया में, बांग्लादेश में यूज़ कर रहे हैं, उसका इंटरनेशनल डाटा रोमिंग आप ओपन करवा लें, सबका होता है। तो जैसे जब मैं आया था तो जैज़ का मैंने ₹1000 का 500 एमबी परचेज़ किया था। तो जब आप यूके में लैंड करते हो तो आपको बेसिकली अपने फ़ोन की इंटरनेट सेटिंग में जाके 2 चीज़ें बस नंबर चेंज करने पड़ते हैं। एक को एमएनसी नंबर कहते हैं, दूसरे को एमसीसी कहते हैं। वो उसके लिए मैं एक अलग वीडियो बना दूँगा। वो आपको जस्ट चेंज करना पड़ता है, तो एट लीस्ट आपके पास 500 एमबी तो होता है कि आप कम्युनिकेट कर सको, किसी को कॉल कर सको, व्हाट्सएप कर सको। और खैर उसके अलावा सारे एयरपोर्ट्स पे फ्री इंटरनेट अवेलेबल होता है आपको, ठीक है? और कुछ एयरलाइन्स भी ऐसी हैं, जैसे मैं सऊदी एयरलाइन पे आया था, वहाँ पे 5 एमबी जो है वो आपको फ्री सोशल इंटरनेट होता है, ठीक है? 5 एमबी तक आपको किसी को व्हाट्सएप मैसेज करना है, किसी को मैसेंजर पे मैसेज करना है, अपना स्टेटस बताने के लिए कि मैं इतनी देर के लिए आ जाऊँगा। तो इसमें कोई भी तरीका आप इख्तियार कर सकते हो। तो जब आप सिम ले ली आपने, आपने जहाँ पे जाना है, अपनी यूनिवर्सिटी अकोमोडेशन में जाना है या अपने किसी दोस्त की अकोमोडेशन, किसी रिश्तेदार के घर में जाना है, तो वहाँ पर जाने के बाद सबसे पहले आपने अपना बीआरपी कलेक्ट करना है। क्योंकि जो आपका आपके पासपोर्ट के अंदर जो स्टिकर लगता है वो बेसिकली एक एंट्री क्लीयरेंस होती है, वो वीज़ा नहीं होता है। वो एक 3 महीने का ड्यूरेशन एंट्री क्लीयरेंस होती है कि आप 3 महीने के अंदर-अंदर यूके में एंटर हो सकते हैं, लेकिन वो वीज़ा नहीं होता। वीज़ा बेसिकली आपका बीआरपी होता है, जिसे बायोमेट्रिक रेज़िडेंट परमिट कहते हैं, और वो आपका उतनी ड्यूरेशन का होता है जितनी देर के लिए आपका वीज़ा लगता है। अमूमन वो जितना आपका स्टडी ड्यूरेशन होता है उससे कुछ 4 महीने ज़्यादा ही होता है। तो बीआरपी आपने इसलिए कलेक्ट करना है क्योंकि बीआरपी कलेक्ट करने से पहले आपके कोई काम नहीं हो सकते। ना आप एनआईई नहीं अप्लाई कर सकते, बैंक अकाउंट भी अप्लाई नहीं कर सकते। तो ये इसको आप एक सीक्वेंस भी समझ सकते हैं कि ये काम आपने सीक्वेंस से ही करने हैं। सबसे पहले कम्युनिकेशन वाला मसला हल करना है। दूसरा आपने अपना बीआरपी कलेक्ट करना है। बीआरपी कलेक्ट करने के बाद आपने तीसरा काम ये करना है, आपने अपना बैंक अकाउंट ओपन करना है। आप ऑनलाइन बैंक अकाउंट भी ओपन कर सकते हैं, जैसे हमारी फ़िनटेक ऐप्स होती हैं, पेमेंट वॉलेट्स होते हैं, जैसे जैज़ कैश, ईज़ी पैसा होते हैं, कि वो फ़िज़िकल बैंक तो नहीं होते लेकिन आप उसमें पैसे रख भी सकते हो, निकाल भी सकते हो, मोबाइल ऐप्स भी होती हैं उनकी। तो मैं वो आपको रिकमेंड नहीं करूँगा, वो यहाँ पर हैं, रेवोलुट है, मोन्ज़ो है। तो आप लैलोड्स के बैंक में जाएँ। लैलोड्स एक मुझे अच्छा बैंक लगा है, यहाँ पर ज़्यादातर लोग जो हैं वो लैलोड्स या एचडीएफसी यूज़ करते हैं।
आप लैंडलॉर्ड्स के बैंक में जाएँ और विदिन 10 मिनट्स आपका अकाउंट ओपन हो जाता है, आपको आपका अकाउंट नंबर भी मिल जाता है। क्योंकि जब अब आप पाकिस्तान से आते हो तो आपके पास कैश होता है, तो यहाँ पर लोग अपने पास कैश नहीं रखते। ज़्यादा से ज़्यादा अगर किसी के बटुए में पैसे देखेंगे तो आप 10 से 15 पाउंड देखेंगे, 20 पाउंड देखेंगे, हद देखेंगे तो किसी ने 100 पाउंड रखा होगा, इससे ज़्यादा नहीं रखते, क्योंकि आप 80% जहाँ से भी शॉप करेंगे, जहाँ पे भी कुछ भी करेंगे, आपको कार्ड से या ऑनलाइन पेमेंट करनी पड़ती है। तो लैंडलॉर्ड्स बैंक जो है वो आपको 10 मिनट के अंदर-अंदर आपको बैंक अकाउंट तो दे देगा, लेकिन वो कार्ड आने में फिर भी 4-5 दिन लगते हैं। तो एहतियातन आप जितना भी कैश लेकर आए हो पाकिस्तान से, जितने भी पाउंड लेकर आते हो, फ़र्ज़ कर लें 1000 लेकर आए हैं, लेकिन आपको पता है कि अगले आपने 3-4 दिन में 300 लग जाएगा, आपने रेंट भी देना है, आपने और भी 100 मामलात करने हैं। तो बाकी जो एक्स्ट्रा पैसे हैं वो आप उसी वक़्त अकाउंट में डिपॉज़िट कर दें ताकि थोड़ी परेशानी कम हो। तीसरा काम भाइयों आपने करना है, एनआई नंबर अप्लाई करना है, नेशनल इंश्योरेंस नंबर अप्लाई करना है। नेशनल इंश्योरेंस नंबर एक उसका भी मैं लिंक दे दूँगा, वो भी कोई लंबा चक्कर नहीं है, वो भी आपके 3-4 मिनट लगेंगे, वो भी ऑनलाइन एक फॉर्म फिल करना है और आपका एनआई अप्लाई हो जाता है। एनआई नॉर्मली आने में 4 हफ्ते लगते हैं और उसने एनआई जो है वो आपको बाय पोस्ट आता है, तो आपने ये बड़ी एहतियात करनी है कि आपका जो एड्रेस है, जो आपका घर का एड्रेस है, पोस्टल एड्रेस है, वो एक्सेसिबल हो और ठीक हो ताकि आपको वहाँ पे एनआई मिल जाए। अगला काम भइयो जो आपने करना है वो है जीपी के साथ आपने रजिस्टर होना है। जीपी इज़ जनरल प्रैक्टिशनर के जब आप वीज़ा अप्लाई करते हो ना, तो वो जो आप एनएचएस की फ़ीस देते हो ना, तो वो एनएचएस की फ़ीस के लिए आपको जहाँ पर भी आपकी रहाइश है, ज़रूरी नहीं है कि जहाँ पे आपकी यूनिवर्सिटी आपने उसी जीपी के साथ रजिस्टर होना है। तो जहाँ पर आपकी रहाइश है, आप गूगल कर लें, एनएचएस की वेबसाइट पे चले जाएँ, उसका भी मैं लिंक दे दूँगा। आपने अपने करीब तरीन जीपी को विज़िट करना है, वहाँ से एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म मिलता है, वो 3-4 पेजेज़ का होता है, वहीं पे आप उसको फिल करें और वहीं पे उसको सबमिट कर दें और 2 से 3 दिन के अंदर-अंदर आपको जीपी रजिस्ट्रेशन का मैसेज भी आ जाता है, आपको आपका एनएचएस नंबर वगैरह भी मिल जाता है। अच्छा, सबसे जो ज़रूरी काम है, आपने बीआरपी भी ले लिया, बैंक अकाउंट भी ओपन कर लिया आपने, उसके साथ आपने जीपी से भी रजिस्टर कर लिया है। उसके बाद है यूनिवर्सिटी एनरोलमेंट, ये स्टूडेंट्स के लिए, स्किल्ड वर्कर को ये नहीं चाहिए होता। तो यूनिवर्सिटी एनरोलमेंट आपने करनी होती है। अब उस पे डिपेंड करता है कि एनरोलमेंट से पहले यूनिवर्सिटी आपसे फ़ीस माँगती है कि नहीं माँगती, क्योंकि बहुत सारे केसेस में ऐसा होता है कि आपने 50% जो फ़ीस है, वो एनरोलमेंट से पहले-पहले जमा करवानी होती है। लेट्स सपोज़ कि मेरे केस में अगर वो 5200 50% जो फ़ीस थी वो 5200 बनती थी। लेकिन पाकिस्तान से मैंने डिपॉज़िट की थी 3000, जो कि कन्फर्मेशन डिपॉज़िट की रिक्वायरमेंट थी कैश रिक्वेस्ट करने के लिए। बाकी जो 2200 पाउंड थी वो मुझे यहाँ पर आके डिपॉज़िट कराने थे एनरोलमेंट करने से पहले-पहले। तो जब आप एनरोलमेंट करने के लिए जाते हो, यूनिवर्सिटी आपसे एड्रेस भी माँगती है, यूनिवर्सिटी आपसे आपका बीआरपी भी माँगती है, आपके पासपोर्ट के ऊपर जो इमिग्रेशन की स्टैंप लगी होती है वो भी रिक्वेस्ट करती है। ये डिपेंड करता है यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी के वो क्या चीज़ें माँगती हैं, लेकिन वो कुछ ना कुछ प्रूफ़ आपसे ज़रूर माँगती हैं। तो बीआरपी आपने बहुत सँभाल के रखना है, क्योंकि यहाँ पे आपका कोई पासपोर्ट या कोई शनाख्ती कार्ड वग़ैरह नहीं चलेगा, यहाँ पे जो भी चलेगा आपका बीआरपी कार्ड चलेगा। तो एक और चीज़ जो एनआई है, नेशनल इंश्योरेंस नंबर, जब आप कोई जॉब वगैरह सर्च करते हो, जॉब आपकी लग लग जाती है, तो एम्प्लॉयर आपसे पूछते हैं कि आप हमें अपना एनआई नंबर दें। तो एनआई नंबर आने में तो 4 हफ्ते लगते हैं, लेकिन एक और चीज़ है शेयर कोड। कि शेयर कोड का मतलब ये होता है कि आपने यूके गवर्नमेंट की वेबसाइट से जाके वेरिफिकेशन करवानी होती है एम्प्लॉयर को कि आपके पास यूके में वर्क राइट्स हैं। 2 तरह के शेयर कोड्स होते हैं। एक होता है राइट टू रेंट और एक होता है राइट टू वर्क। कि अक्सर अकोमोडेशंस होती हैं जो अच्छी कंपनीज़ होती हैं। मैं लोकल की बात नहीं कर रहा हूँ, लोकल जो हैं वो आप उनको बस पैसे चाहिए होते हैं और वो आपको रूम वगैरह दे देते हैं। दूसरे जो हैं, अगर आपके प्रॉपर एजेंसी से या स्टूडेंट अकोमोडेशन वगैरह बुक करते हैं, तो वो आपसे राइट टू रेंट माँगते हैं। उसका भी मैं लिंक आपको दे दूँगा, वो भी कोई मसला नहीं है। आपने उस लिंक पे जाना है, अपना बीआरपी नंबर आपने एंटर करना है। बीआरपी का नंबर जो है वो भी उसकी भी मैं फ़ोटो डाल डाल दूँगा, उसका भी लिंक डाल दूँगा। आपने बीआरपी नंबर एंटर करना है, अपनी डेट ऑफ बर्थ एंटर करनी है, तो वो आपको आपका राइट टू वर्क भी दे देगा और राइट टू रेंट भी दे देगा। ये दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं और 2 अलग कोड्स होते हैं। तो जब तक आपका एनआई नंबर नहीं आता, आप उस शेयर कोड को यूज़ कर सकते हो। तो आपने सिम भी ले ली, आपने बीआरपी भी ले लिया, आपने बैंक डिपॉज़िट भी कर दिया, नेशनल इंश्योरेंस भी कर दिया। इसके अलावा एक और
ऑप्शनल चीज़ है, वो डिपेंड करता है कि आप करते हो या नहीं करते हो, वो है डीवीएलए। जैसे हम लोग पाकिस्तान, इंडिया में रह के हमने ड्राइविंग लाइसेंस अप्लाई करना होता है ना, तो सबसे पहले एक प्रोविज़नल, जिसे लर्नर कहते हैं, वो अप्लाई करना होता है। तो यहाँ पर भी सेम हिसाब होता है, उसको कहते हैं प्रोविज़नल ड्राइविंग लाइसेंस। तो उसकी 34 पाउंड जो है वो फ़ीस होती है, वो भी ऑनलाइन अप्लाई करना होता है। तो मैं रिकमेंड करूँगा कि जब आप पाकिस्तान से आ रहे हो तो आप अपना इंटरनेशनल लाइसेंस लाज़मी बनवा के लेके आओ। हाँ, वो इंटरनेशनल लाइसेंस बनेगा ही तब जब आपके पास नॉर्मल लाइसेंस है। नॉर्मल लाइसेंस है तो उसे इंटरनेशनल में कन्वर्ट करें। तकरीबन 7 साढ़े 700 रुपया लगता है पाकिस्तान में, और 3 से 4 दिन में बन के आपके घर में डिलीवर हो जाता है। उसका फ़ायदा ये है कि यूके में आप उस लाइसेंस पे 1 साल तक गाड़ी चला सकते हो। ये आपके लिए बहुत बड़ा एज है। तो अगर आपके पास इंटरनेशनल लाइसेंस है या नहीं भी है, तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप डीवीएलए अप्लाई करें, क्योंकि यहाँ पर आई थिंक 182 या 183 डेज़ हैं। वहाँ पाकिस्तान में तो ऐसा होता है, लर्नर के 42 दिन के बाद आप टेस्ट देते हो, तो यहाँ पे 182-83 दिन के बाद आप टेस्ट देते हो, तो तकरीबन 6 महीने बनते हैं। तो डीवीएलए भी आप अप्लाई करें, उसका भी बजट आपने 34 पाउंड जो है वो अपने पास रखना है। तो इसके अलावा एक और बड़ा चैलेंज हो सकता है, वो है अकोमोडेशन का। तो वो केस टू केस डिपेंड करता है कि आपके पास यूनिवर्सिटी अकोमोडेशन है, प्राइवेट है, कोई दोस्त के पास रह रहे हो, क्या चीज़ है। तो उस टॉपिक को मैं फर्स्ट वीक में ऐड नहीं कर रहा, उसके लिए हम लोग एक अलग वीडियो बनाएंगे। तो इस वीडियो के बारे में या इस क्वेश्चंस जो हमने डिस्कस किए हैं, इसके बारे में कोई मज़ीद इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो आप कमेंट करें, तो मैं आपको रिप्लाई ज़रूर करूँगा। तब तक के लिए जी, अल्लाह हाफ़िज़।